नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम एक बेहतरीन चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ज अंडर जीएसटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चार्ज ऑफ जीएसटी सर, जीएसटी चार्ज कैसे होता है, लगता कैसे। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और जबकि इंटर स्टेट सप्लाई हो तो सर क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटर स्टेट हो, आपने इंपोर्ट करा एक्सपोर्ट करा तब भी आईजीएसटी ही लगता है। तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी जैसे मैंने बताया, इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट पे सर आईजीएसटी लगता है। कलेक्टेड बाय हुम सर, टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई आउटसाइड प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, उसमें क्या जीएसटी लगेगा सर, नहीं लगेगा। अल्कोहल लिक्विड इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है। वैल्यू फॉर लेवी ऑफ द जीएसटी सर, वैल्यू क्या होती है जिसपे जीएसटी लगना चाहिए सर, वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, वो सेक्शन 15 में जाके देखेंगे ना। किस पे लेंगे, सेक्शन 15 में। सर रेट्स क्या होती है सर, रेट्स वो होगी जो नोटिफाइड करेगा गवर्नमेंट। सर मैं नोटिफाइड कर सकता हूँ, नहीं सर, गवर्नमेंट नोटिफाइड करता है। और मैक्सिमम कितना रेट नोटिफाई कर सकता है सर, अगर हम बात करें सीजीएसटी की तो वो मैक्सिमम 20% जा सकता है। एसजीएसटी कितना जाता है 20%, और आपको पता है सी प्लस एस होता है आई, तो वही हो गया 40%। 40% किस पे हो सकता है सर, हमारे आईजीएसटी। अब बताओ एमसीक्यू गवर्नमेंट नोटिफाइड करना चाहते हैं 42% का नोटिफाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकती। वैसे तो इतना पैसा नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर भी। सप्लायर ऑन विच टैक्स वुड बी लेविड विद इफेक्ट ऑन नोटिफाइड डेट, मतलब सर विद इफेक्ट फ्रॉम नोटिफाइड डेट का मतलब क्या है, सप्लाई जिस पर अभी तो टैक्स नहीं लग रहा, जिस पे अभी तो टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन जीएसटी काउंसिल बोल रही है सुनो सुनो सुनो, इसको हम टैक्स लगा सकते हैं, ये हमारी पावर के अंदर है। जो हमने अल्कोहल लिक्वर को बोला था वो तो जीएसटी के परव्यू के बाहर है, उस पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं कभी। लेकिन ऐसे कुछ गुड्स हैं जिसपे अभी टैक्स नहीं लग रहा लेकिन फ्यूचर डेट पे टैक्स लग सकता है। उसमें क्या क्या होता है सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। आगे आते हैं टैक्स पेबल अंडर रिवर्स। सर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स सर, हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। लेकिन सीएफआई लेवल पे आपको पता है सर आरसीएम ऑन गुड्स भी आ गया, उसकी भी आगे हम बात करेंगे, रिवाइज करेंगे। आरसीएम सर किस पे लग सकता है, जो नोटिफाइड करेंगे गवर्नमेंट, जो नोटिफाइड करा जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे हमने क्लास वो भी डिफाइंड होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्सेबल पर्सन, वो सब हमने आरसीएम में देखेंगे। टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं सेक्शन 10 पे, कंपोजिशन लेवी। बहुत बढ़िया सर, कंपोजिशन लेवी के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है वैसे आएगा नहीं, फिर भी नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। कंपोजिशन क्या है सर, एक ऑप्शन दिया जाता है स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर को। सर क्या स्पेसिफाइड टैक्सेबल कैटेगरी होगी स्मॉल टैक्स पेयर की, उस पे ये कंपोजिशन लेवी स्कीम आप ले सकते हैं। मतलब क्या हो सर, ये जो ऑप्शन है कंपोजिशन लेवी का, वो कॉल है स्पेसिफाइड कैटेगरीज, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं ना, उनके पास ये ऑप्शन दिया गया है ताकि वो कुछ अमाउंट ऑफ सर जीएसटी पे कर दे, ना वो इनपुट ले ना वो आउटपुट का कैलकुलेशन करे, सीधा वो कुछ अमाउंट टैक्स पे कर दे अपनी पॉकेट से, बस वो वाला है। एडवांटेज क्या होगा सर, लो रेट ऑफ टैक्स है, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल कैलकुलेशन होगा, टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, जितना टर्नओवर होगा उस पर कैलकुलेट कर देगा। सर मेरा 49 लाख का टर्नओवर है, मेरे को बता दिया जाएगा 6% 5%, उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। अब वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न है और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त। कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 हम रेफर करेंगे कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड अंडर, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग द स्कीम, ठीक है। कैटेगरी ऑफ पर्सन, हाउ टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। सर इस पे एमसीक्यू बनता है, इस पे एमसीक्यू बनेगा सर। आपको केस स्टडी दे दिया जाएगा सर, न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है सर, उस समय तक कौन सा बिल काटा है कि उस पर जीएसटी लगेगा, अप्लाई की डेट से जब रजिस्ट्रेशन मिल गया या जब ऑप्ट करा ऑप्ट आउट करा, कब से क्या क्या होगा ना, उस पे सर 2-2 मार्क्स से ना एमसीक्यू आप पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना। न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इंटीमेशन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैसे हम लेंगे सर इंटीमेशन, कैसे सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको भर दिया। इफेक्टिव डेट क्या होता है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट होती है ना उस दिन से कंपोजिशन लेवी आप ले सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, रजिस्टर्ड पर्सन पहले से ही हम रजिस्टर्ड पर्सन थे, हम पहले से ही रजिस्टर्ड पर्सन थे। जब हमने इंटीमेट करा प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म था उसमें इंटीमेट करा, उससे
ठीक है, उसमें जब इंटीमेट करा तो, लेकिन कब से कंपोजिशन लेवी का इफेक्टिव डेट होगा? बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब नया फाइनेंशियल ईयर जो इसके लिए आपने अप्लाई करा ना, उसके बिगनिंग से, मतलब अभी 23-24 है चल रहा है, आपको 25-26 के लिए अप्लाई करना कर दो, लेकिन 25-26 के बिगनिंग होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से मित्रों, वो होती है इफेक्टिव डेट। न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आप एक कंपोजिशन लेवी लगा सकते हो। कंपोजिशन लेवी कब से? सब जब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। लेकिन जब नया होता है सर 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एमसीक्यू याद रखना, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन लेवी, हम पहले से रजिस्टर्ड है, अब हम ऑप्ट कर रहे हैं, तो कब से सर? बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब से वो नया बिगनिंग होगा फाइनेंशियल ईयर, जब से। चलो आ जाओ मेन चीज, आ जाओ 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, आ जाओ 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। ये स्टेट भी आपको याद रखने, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो टर्नओवर देखा जाता है वो है 75 लाख, लेकिन रिमेनिंग स्टेट में सर कितना है सर? 1.5 करोड़। और हम बात कर रहे हैं किसकी सर? गुड्स की बात कर रहे हैं। ये जो टर्नओवर दिए है आपको 75 और 1.5 करोड़ की, वो ओनली गुड्स की है, ठीक है। 75 लाख फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट और 1.5 करोड़ फॉर रिमेनिंग स्टेट। लेकिन इन केस ऑफ गुड्स, अभी हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, गुड्स के बारे में, ठीक है। जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है ना, जो भी हमारे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, उसमें से क्या 3 स्टेट को निकालने हैं? असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर को निकाल दो, बाहर फेंक दो। जो स्पेशल कैटेगरी के हमारे जो नोटिफाइड स्टेट थे, उसमें से हमें असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को हटा दो, उस पर लगेगा 75 लाख, ठीक है। इसका मतलब हो रिमेनिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जो ऊपर निकाल दिए स्पेशल स्टेट में से, जो ऊपर निकाल दिए, उसको भी 1.5 करोड़ में हम लेंगे, उसको लिए भी 1.5 करोड़ का लिमिट है। आ जाओ दोबारा सर्विसेज के केस में। क्या सर्विसेज के केस में इन्होंने कोई वैसी धोखेबाजी करी कि तुम स्पेशल स्टेट हो, तुम ऐसे स्टेट हो, तुम ऐसे स्टेट हो? तो उसमें ऐसा करा नहीं करा। उसने बोला तुम जैसे भी स्टेट हो हमें मंजूर है, हम 50 लाख का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या बोला है मित्रों? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख का टर्नओवर है तो ठीक है, आप सर्विसेज केस में आ सकते हैं, ठीक है। रेट्स ऑफ टैक्स की बात कर ले एक बार, रेट्स ऑफ टैक्स, क्योंकि ये आपको याद करना होगा, ये ध्यान रखना, ये पेपर में जब कंपोजिशन लेवी का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ध्यान से पढ़ना कि ABC इट्स मैन्युफैक्चरिंग है, या ABC रेस्टोरेंट प्रोवाइडर है, या ABC अदर्स में आता है, समझ रहे हो? ABC मैन्युफैक्चर है, या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, या अदर्स है, ठीक है, समझ रहे हो? तो उसके आपको ध्यान से देख के पढ़ना होगा केस को, स्टडी को, कि उस पर कौन सा रेट लगेगा। अगर मैन्युफैक्चर है तो 1%, हाफ ऑफ CGST SGST, 1% IGST होता है, हाफ CGST हाफ SGST मैन्युफैक्चर है। तो रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 5% है, 2.5% CGST है, 2.5% वो SGST है रेस्टोरेंट का, ठीक है। रेस्टोरेंट के केस में 5% है, मैन्युफैक्चर केस में 1% है, मैन्युफैक्चर केस में 1% है, रेस्टोरेंट के केस में 5% है, और अदर्स के केस में भी सर 1% है ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। समझे क्या बोलना चाहता हूँ? अब समझोगे। केस स्टडी आता है सर मैन्युफैक्चरिंग के केस में, वो बताता है कि सर हम एग्जाम्प्ट गुड भी बनाते हैं। वो बोलता है मेरे को क्या मतलब, आपके टर्नओवर में एग्जाम्प्ट गुड्स आता है तो बस आता है, और उस पर आप 1% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, 0.5% CGST और SGST। लेकिन आप मैन्युफैक्चर नहीं, आप अदर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या होगा? ट्रेडर हो, कोई नहीं, आप सर टैक्सेबल सप्लाईज पे ही 1% दीजिएगा, 0.5% CGST और 0.5% SGST। आपको एग्जाम गुड्स पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हुआ टैक्सेबल यूज। मैन्युफैक्चरर के केस में यूज हुआ था टर्नओवर वर्ड, 4 मार्क्स का केस स्टडी बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर लेते, जिसमें हमारा एग्जाम भी आ जाता है। रेस्टोरेंट के केस में भी हम 5% टर्नओवर का लेते हैं, जिसमें एग्जाम भी आ जाता है। अदर्स के केस में अगर दोनों में नहीं आया तो समझ रहे हो, तो टैक्सेबल पे ही लेंगे। और ऑल सर्विस प्रोवाइडर जो हमने अभी पढ़ा, हाँ, ऑल सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। क्यों? रेस्टोरेंट सर्विस ऊपर कवर कर ली। ऑल सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो ऊपर पढ़ लिया, उस पर टैक्स रेट है 6% ऑफ टर्नओवर। 6% ऑफ टर्नओवर। सर इसमें जाते क्यों? सर इसमें ज्यादा क्यों? क्योंकि सर जब सर्विस प्रोवाइडर होता है, नाई बेटा नाई बाल काट रहा है, तुम्हारा काट नहीं रहा, बाल काट रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? आप उसको भी सोच के देखो, नाई की दुकान पे आप जाते हो, उसके पास कैंची होता है, वो क्या दे रहा होता है, वो क्या इनपुट ले रहा होता है? वो तो वैसे भी आपसे ज्यादा ही चार्ज करता। GST अगर लग रहा होता तो वो आपसे वैसे भी ज्यादा चार्ज कर रहा होता, उसको तो वैसे भी इनपुट नहीं मिलने वाला था। उसको GST काउंसिल को पता थे बातें, फिर भी कोई नहीं, आप लोगों को खुश करने के लिए 6% दे दिया, ठीक है। कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ रहे इंपॉर्टेंट चीजें, बेटा ध्यान से सुनना। अब आ रहे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है।
कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन, पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, बिना सोचे समझे, अंधाधुंध क्वेश्चन, अंधाधुंध क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, बिना सोचे समझे डायरेक्ट क्वेश्चन। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन इज नाइदर सीटीपी, क्या सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए सर? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए। सेल पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 3 ऑब्लिक 9 सबसेक्शन 4 ऑन ऑनवर्ड सप्लाई, सेल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 ऑब्लिक 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 में उसको टैक्स पे करना चाहिए ऑन ऑनवर्ड सप्लाई। इज नॉट इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो हमने नोटिफाइड गुड्स के बारे में बात करी थी ना, उसके ऊपर वो जीएसटी पे ना कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि वो सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पे नहीं होना चाहिए, और वो टैक्स पे करा होगा 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पे करना होगा। सर यहाँ पे सेक्शन नंबर ही लिख कर आना है, इसलिए बार बार सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ, डिटेल में नहीं बोल रहा, सेक्शन नंबर लिख कर आना है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता क्यों कब मार्क्स काट, बस सेक्शन नंबर लिख कर आना है, सबसेक्शन 3 पब्लिक 9 सबसेक्शन 4, सही मार्क्स मिलेंगे। इज नॉट इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, सर आपको नोटिफाइड गुड्स वर्ड लिख कर आना, कि नोटिफाइड गुड्स की पूरी लिस्ट लिख कर आनी है, क्या समझे? इज नॉट इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज, ठीक है। सेल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, मतलब जो उनका एक पर्चा निकालते हैं ना, बिल निकालते हैं, तो उस पे ना ऊपर लिखेंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। क्या लिखेंगे ऊपर? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। एक बार और, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ठीक है। आगे, सेल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन टू एट अ प्रोमिनेंट प्लेस एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो ऊपर बोर्ड होता है ना, बोर्ड होता है, बिजनेस बोर्ड होता है जो ऊपर, तो उसके ऊपर लिखता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। जैसे रजिस्टर्ड पर्सन होता है तो क्या लिखता है सर? अपना जीएसटी नंबर कुछ लिखता है, लेकिन वैसे ही अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो तो ऊपर अपने जो बोर्ड होता है ना, बिजनेस का बोर्ड, तो उस पर लिखना हो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। जब बिल निकालेगा तो उसमें लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। और उसके अलावा सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आप नोटिफाइड गुड्स का, और सेल पेड टैक्स 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में, और नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड्स नोटिफाइड फॉर रजिस्टर्ड, ऊपर से एक बात देख लो, पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ स्कीम ऑफ गुड्स आर आइसक्रीम, पान मसाला, क्या था? पान मसाला, बोल जुबान खिचड़ी, आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश, ब्रिक्स, फ्लाई एश, एग्रीगेट फ्लाई एश, ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिकॉन्स, अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल, ठीक है। कोई नहीं, जल्दी निपटाया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। ऊपर जो पढ़ाया टर्नओवर का, ये आपके केस स्टडी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कौन एलिजिबल नहीं है। अलग अलग बात करेंगे गुड्स के लिए और सर्विस के लिए। अब ध्यान देना, या तो एक पॉइंट पे 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है, या तो एक पॉइंट पे 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है, या तो 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर छोटा है, 4 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी और 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए भी, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको पढ़ना सारा है, ठीक है। सर पहले गुड्स की बात करें, सर्विस इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, दैट इज नॉन रेजिडेंट नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। सही बात है। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सर मैं पेट्रोल बेचता हूँ, कब बोले कि मैं आ जाऊँ? सर क्यों आना है, क्यों आना है? सर मैं क्रूड ऑयल निकालता हूँ, क्यों आना है? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जब बेच रहे हो तो गुड्स पे, तो कंपोजिशन स्कीम की बात कैसे आ रही है? सप्लाइंग अल्कोहल, सर मैं अल्कोहल बनाता हूँ, 2 पैक लगाया और मेरे को लगता है नहीं मैं भी जीएसटी लूंगा, बहुत बड़ा आदमी बन के लोग दूँ, क्यों आना है? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, क्यों आना है? नहीं आ सकते आप। सप्लाइंग इज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, बहुत प्यारा पॉइंट, ये दोनों के लिए है सर। ये सर्विस के केस में भी लगता है और गुड्स के केस में भी लगता है। अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई अगर कर दिया ना तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। और ये आता है केस स्टडी, केस स्टडी आता है 4 मार्क्स का, कि मैंने दिल्ली में था रजिस्टर्ड और मैंने भेज दिया गुजरात में माल, मैंने भेज दिया गुजरात में माल, तो बताओ कंपोजिशन स्कीम के टर्नओवर के। अरे सर आप आउट आओ, आप ले ही नहीं सकते थे, आप भेज ही नहीं सकते थे, आपने गलत करा, आप बाहर आओ, स्कीम के बाहर आओ, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। पहला पॉइंट नॉन लेवेबल टू टैक्स था, ठीक है, गुड्स का, एंड इंटरस्टेट सप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते। वैसे ही सर्विस के केस में भी था नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, सर्विस का केस भी सेम है, ठीक है, और इंटरस्टेट सप्लाई दोनों सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू
टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, ठीक है। पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, मतलब अगर जिस पे टीडीएस टीसीएस की जो बात हो रही है, अगर वैसा कोई गुड्स और सर्विसेज अगर आप आदान प्रदान कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। सिंपल है, जैसे हमारा यहाँ पे सर्विस गलती से बढ़ा गया, ये गुड्स है, ठीक है, गुड्स है, गुड्स और सर्विस दोनों के साथ चल रहा है ना, ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज की बात करें तो हम जैसे कई सारे सर्विसेज मंगाते हैं ना, जैसे ऑनलाइन कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे हम घर पे मंगा लेते हैं प्लम्बर को, उन सब के थ्रू, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के बारे में नोटिफाइड गुड्स जो हमने ऊपर पढ़ी थी, आइसक्रीम, पान मसाला, बोल जुबान केसरी, तंबाकू, एरिकेटेड वाटर, फ्लायर्स, ब्रिक्स, फ्लायर्स, एग्रीगेटेड फ्लायर्स, ब्लॉक्स स्पेसिफाइड गुड है तो आप नहीं आ सकते। एक बार शुरू से नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहे गुड्स और सर्विस तो नहीं आ सकते। इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो नहीं आ सकते। केस स्टडी आता है और ये इस पर एमसीक्यू आता है 52 सेक्शन 52 में रजिस्टर्ड है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आदान प्रदान हो रहा है गुड्स और सर्विस का, तो आ सकते नहीं आ सकते। स्पेसिफाइड केस के केस में मेरे को ज्यादा वैसे मिला नहीं, लेकिन आईसीआई के फेवरेट जो बनते हैं वो पहले ये दूसरे तीसरे पॉइंट से बनते हैं, तो ये ध्यान रखना, दूसरे पॉइंट से केस स्टडी और तीसरे पॉइंट से एमसीक्यू। सेक्शन 52 याद रखेगा। और आइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉट रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फॉर गुड्स और सर्विस, दोनों के लिए आप नहीं आ सकते। सप्लायर ऑफ सर्विस सेफ एज ए प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है, उसके लिए क्या लिमिट दी गई है नीचे पढ़ लो। आर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपल्सरी स्कीम फॉर गुड्स इज अलाउड टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर आपने बोला गुड्स है तो सर्विसेज क्यों प्रोवाइड अलाउ करा? मैंने बोला मैं एक मैन्युफैक्चर, मैंने बोला अच्छी बात है मैन्युफैक्चर हो तो आप बस गुड्स ही बना के दे देते हो। मेरे क्लाइंट ने बोला कि सर एक काम करो, जो गुड्स बनाया ना आपने मेरे को अच्छा लगा 50,000 का, सर मेरे गाड़ी में लिखवा दो, मेरे से 100 रुपये ले लेना। वो क्या बोलेगा? सर नहीं है, ये नहीं हो सकता सर, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मना करा है, मैं ना सर्विस नहीं ले प्रदान कर सकता आपको 100 रुपये की भी। तो क्या होगा? वो गुड्स उसके फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, बोलेगा मैं नहीं ले रहा, जा। अगर मेरे को ट्रक में नहीं रखवा सकता, ये सर्विस नहीं दे सकता छोटी सी, तो तेरे से गुड्स कौन लेगा? तो इसीलिए 5 लाख की एक छोटी सी लिमिट लाई गई है और 10% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज हायर। ये लिमिट याद रखना, 4 मार्क्स का केस स्टडी के लिए, 4 मार्क्स का केस स्टडी के लिए, 4 मार्क्स का केस स्टडी के लिए, या 2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इज अलाउड टू सप्लाई सर्विस, मतलब गुड्स का अपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है ना, तो आप अलाउ कर सकते हो सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन द स्टेट और ₹5 लाख, मतलब व्हिचएवर इज हायर, मतलब 10% जो आपका टर्नओवर था, 10% जो टर्नओवर था और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। हैंस वाइल कंप्लीटिंग द टर्नओवर इन द स्टेट इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट और एडवांसेस, ये 3 वर्ड याद रखना है, इसके बिना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। ये एडजस्टमेंट इनका लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट, डिपॉजिट और एडवांसेस, इन लोगों को नहीं लेना है। कितने 3 आइटम को लेना है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस, इन तीनों आइटम को कंसिडर नहीं करना। किसमें सर? आपको अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना जो टर्नओवर निकाल रहे हैं उसमें से इसको एक्सक्लूड करना, हटाना। मतलब जो हमने बोला 10% ऑफ टर्नओवर, मैं बोलता हूँ सर मेरा 49 लाख का टर्नओवर था, 10% ऑफ टर्नओवर 4,90,000 और 5 लाख विचेट कितना 5 लाख। मैंने बोला कि सर मेरा 60 लाख का टर्नओवर हो गया और 5 लाख का ये है लिमिट, तो कितना है सर? 6 लाख है। 60 लाख का 10% 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर कितना होता है? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए तक की आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उस 60 लाख के टर्नओवर में ना आपको ये ध्यान रखना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस नहीं लेना होगा। ये 4 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, कभी 2 मार्क्स का एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। अदर पॉइंट्स, ये लोग टैक्स इनवॉइस नहीं देते, बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ठीक है, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड, आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आप टैक्स इनवॉइस नहीं, आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे। कंपोजिशन स्कीम इज अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, मतलब कि क्या हुआ, आपने यहाँ दिल्ली में थे, आपने इसके लिए कंपोजिशन स्कीम लिया ना, तो अगर आपका सेम पेन है, क्योंकि एक इंसान का बस एक ही पेन होता है बेटा, एक इंसान जो जिंदा है सांस ले सकता है, जो जिंदा है वो बात कर रहा है, तो उसका एक ही पेन होता है। और उसे एक पेन से उसने 3-4 रजिस्टर ले लिया, 4-5 स्टेट में, मतलब एक यहाँ पे ले लिया, एक बिहार में ले लिया, एक पंजाब में ले लिया, तो या तो तीनों के लिए कंपोजिशन स्कीम लो, या तो किसी के लिए मत लो, या तो तीनों के लिए कंपोजिशन स्कीम लो, या तो किसी के लिए मत लो। ये होता है केस स्टडी। सर सही में केस स्टडी आता है, केस स्टडी आता है, 4 मार्क्स का केस स्टडी इस पॉइंट पे भी आता है कि सेम पेन है,
तो आप या तो सबके लिए कंपल्सरी स्कीम लो या तो किसी के लिए मत लो, ठीक है। अब की बात हो तो मार्क्स का एमसीक्यू भी शायद पूछ सकते हैं। पेनल्टी शैल बी इम्पोज इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलेबल ऑफ कंपल्सरी स्कीम, सही बात है सर, पेनल्टी लगी जाएगी। और हाँ सर, एक इंपॉर्टेंट चीज सर मैं बताना भूल गया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई नहीं कर रहा है, और अगली वीडियो किस पे चाहिए प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज। और हाँ सुनो अभी हटाओ मत, एक और चीज पता है क्या, बाकी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की वीडियो, क्वेश्चन रिवीजन की वीडियो सही में एएफएम, एफआर, डीटी, आईडीटी सब की रिवीजन की वीडियो मेरे ही चैनल पे आ रही है, तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज।